वेलकम स्टूडेंट्स, और आपका चैनल बायोलॉजी क्लास में आप सभी का स्वागत है बच्चों। और आज जो है टॉपिक वही चल रहा है लिविंग वर्ड, जिसमें आपको आज बायनोमियल नॉमेनक्लेचर के बारे में बताऊंगा, जिसको द्विपद नामकरण भी बोलते हैं। ठीक है, तो यानी एक तरह से यहाँ पर बायनोमियल नॉमेनक्लेचर का मतलब क्या हो गया, दो नाम की बात आ गई बेटा। यहाँ पर दो नाम को मिला दिया जाता है, जैसे जीनस का और स्पेशीज का। ठीक है, उसी के बारे में आज यहाँ पर डिस्कस करेंगे, तो उसको देख लेते हैं बच्चों। स्टार्ट करते हैं फिर। तो बायनोमियल नॉमेनक्लेचर क्या है? इज ए सिस्टम ऑफ नेमिंग स्पीशीज यूजिंग ए टू पार्ट नेम कंसिस्टिंग ऑफ ए जीनस नेम एंड स्पीशीज नेम। तो कहने का मतलब क्या हो गया कि जो बायनो, जैसा कि आप यहाँ पर बाई का मतलब समझ में आ रहा होगा और नोमियल का मतलब समझ में आ रहा होगा, यानी कि दो नेम हो गए यहाँ पर। तो दो नेम किस चीज का हो गए? एक तो हो गया जीनस नेम और दूसरा नाम हो गया आपका स्पीशीज नेम। और ये दोनों किसको दिए जा रहे हैं? ये एक पर्टिकुलर स्पीशीज को दिए जा रहे हैं, प्रजाति को दिए जा रहे हैं। ठीक है, अभी वही चीज और थोड़ा सा क्लियर करता हूं आपको। तो कहने का सेंस क्या है, पूरी की पूरी यहां तक लाइनिंग में ये बता दिया गया कि जो बायनोमियल नॉमेनक्लेचर है क्या है, ये सिस्टम है। ठीक है, नाम देने की व्यवस्था है, जिसके जरिए जो है आप किसी भी प्रजाति को, चाहे वो आपकी एनिमल हो या आपकी प्लांट हो, उस प्रजाति को नाम दिया जाता है। नाम भी कैसा होगा? स्पेसिफिक होगा, एक खास प्रकार का होगा। ठीक है, और उसमें दो नाम जुड़े होंगे, जीनस नाम जुड़ा होगा और स्पीशीज नाम जुड़ा हुआ होगा। ठीक, इसीलिए इस पद्धति को, इस सिस्टम को बायनोमियल नॉमेनक्लेचर का नाम दिया गया, क्योंकि दो नाम से मिलकर के हम किसी भी ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई कर रहे हैं। ठीक है ना बेटा? अब आगे देख लो, इस सिस्टम को जो है डेवलप किया गया किसके थ्रू? कार्लस लिनियस के थ्रू। ये साइंटिस्ट का नाम पहले भी मैं बता चुका हूं। इनको कार्ल लिनियस भी कहते हैं या फिर कैरलस लिनियस भी कह सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड इज वाइडली यूज्ड इन बायोलॉजी टू आइडेंटिफाई एंड क्लासिफाई स्पीशीज। जैसा भी मैंने आपको बताया कि खास तौर से विज्ञान के अंदर, जीव विज्ञान के अंदर हम इस बायनोमियल नॉमेनक्लेचर को जो यूज करते हैं वो किस लिए करते हैं? किसी भी ऑर्गेनिज्म को, उसको कैसे पहचानने के लिए और उसको वर्गीकृत करने के लिए एंड क्लासिफाई करने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर बायनोमियल नॉमेनक्लेचर जो है किसी भी जीव को क्लासिफाई करने में और उसको पहचानने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, नाम आपको पता लग गए कि जो भी आपका जीव होगा उसको दो नाम दिया जाएगा, यानी कि दो नाम पद्धति चलती है इसके अंदर। जीनस और स्पीशीज को मिला दिया जाता है। जैसा आप यहाँ पर देख लो, होमो और सैपियंस। ठीक है, तो होमो जो हो गया वो आपका जीनस नेम आ गया, ठीक है, वंश नाम आ गया, और सेपियन जो है वो प्रजाति नाम आ गई। ऐसी मैंगीफेरा इंडिका, तो मैंगीफेरा जो है वो तुम्हारा बेटा वंश क्या हो गया? मैंगोज का हो गया। ठीक है, इंडिका जो है वो प्रजाति नाम हो गई, क्योंकि इसमें भी प्रजातियां अलग अलग हो सकती हैं, लेकिन वंश तो एक ही रहता है ना। तो यहाँ पर ये चीज आपको याद रखना है कि प्रजाति जो होगी वो किसके अंदर आती है? वंश के अंदर आती है। वंश जो होता है वो बड़ा होता है, जिसके अंदर कई प्रजातियां भी आ सकती हैं। इसको ध्यान में रखना है मेरे लाल। ठीक है, अच्छा, अभी और भी चीजें बताता हूं इसी के अंदर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कंपोनेंट्स ऑफ बायनोमियल नॉमेनक्लेचर की बात कर लेते हैं। यानी कि बायनोमियल नॉमेनक्लेचर जो है वो दो चीजों से मिलकर के बना हुआ है, जैसे कि पहले आपको बता दिया गया, जीनस नेम और स्पीशीज नेम। तो फर्स्ट वन इज जीनस नेम और सेकंड वन इज स्पीशीज नेम। तो अब जीनस नेम देख लो क्या होगा? फर्स्ट पार्ट ऑफ बायनोमियल नॉमेनक्लेचर, यानी कि बायनोमियल नॉमेनक्लेचर का पहला पार्ट जो है, पहला हिस्सा क्या है? वो है जीनस नेम, यानी कि होमो, दैट इज जीनस नेम। ठीक है ना, यानी वंश का नाम होता है, which represents the genus to which species belongs। यानी कि ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? जीनस नेम क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये रिप्रेजेंट कर रहा है वंश को, कि जिससे क्या क्या रिलेट कर रही है? स्पीशीज रिलेट। मैंने जैसे अभी बताया आपको कि वंश के अंदर ही प्रजातियां होती हैं, प्रजातियां ही जो है वो क्या बताती है? वंश को बताती है एक तरीके से, कि हाँ भी मेरा ये वंश है। तो जो सैपियंस है वो क्या है? प्रजाति हो गई। ये किस वंश को बता रहा है? होमो को बता रहा है। तो होमो दैट इज व्हाट? दैट इज वंश, यानी कि ये हमारा वंश हो गया, कुल हो गया। ठीक है, जैसे हिंदी में बोलते हैं अब सकती हैं, जैसे बैक्टीरिया के अंदर भी आप देख लो। ठीक है,
आप साल्मोनेला टाइफी और पैराटाइफी की बात कर लो तो साल्मोनेला आपका क्या हो गया, दैट इज द जीनस नेम, ठीक है, वंश का नाम हो गया। और टाइफी और पैराटाइफी क्या हो गई, आपका स्पीशीज नेम हो गया। ठीक, इसमें दो प्रजातियां बढ़ गई अलग। ठीक, ऐसे एग्जाम्पल आपके सामने एक और है, जैसे माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस और माइकोबैक्टीरियम लेप्री। तो लेप्री और ट्यूबरक्लोसिस जो हो गए ये आपकी प्रजातियां हो गई, लेकिन माइकोबैक्टीरियम जो बैक्टीरिया है वो वंश दर्शा रहा है, यानी एक ही वंश के अंदर दो प्रजातियां आपकी अलग अलग देखने को मिल सकती है। ठीक है, तो अब यहाँ पर आपको समझ आ गया होगा कि जीनस नेम अगर देखें तो वो रिप्रेजेंट करता है बायनोमियल नॉमेनक्लेचर का पहला पार्ट, और ये दर्शाता किसको है, जीनस यानी कि वंश को मतलब दर्शाता है, जिससे कोई भी प्रजाति क्या करती है, बिलोंग होती है, यानी कि उससे संबंध रखती है। ठीक है, तो जीनस नेम जो होगा हमेशा कैपिटलाइज होगा, जैसे कि आपको मैंने दिखाया यहाँ पर कि मैंगीफेरा में एम कैपिटल में आ गया और होमो में एच कैपिटल में आ गया, तो हमेशा जीनस का नाम जो होगा शुरुआत में वो कैपिटल लेटर से ही लिखा जाएगा, जबकि स्पेशीज नेम हमेशा कैपिटलाइज नहीं होगा, वो स्मॉल लेटर में, जैसे यहाँ पे सैपियंस में स्मॉल एस है और इंडिका में स्मॉल आई है। ठीक है, तो ये चीज यहाँ पर भी वही चीज आ गई। अच्छा, अब स्पीशीज में देख लो कि सेकंड पार्ट जो है वो बायनोमियल नॉमेनक्लेचर का क्या हो गया, आपका स्पीशीज प्रजाति का नाम हो गया, और ये रिप्रेजेंट करता है एक खास प्रकार के प्रजातियों को। ठीक है, किसी भी वंश के अंदर, यानी कि किसी भी वंश के अंदर अलग अलग प्रकार की प्रजातियों को रिप्रेजेंट करने के लिए स्पीशीज का इस्तेमाल किया जाता है, और इसका लेटर जो होगा स्टार्टिंग का वो स्मॉल होगा, ना कि कैपिटलाइज होगा। तो ये तो यहाँ तक समझ में आ गए होगा। अच्छा, तो बच्चों यहाँ पर जो है आपको कुछ रूल्स के बारे में बता दिया जाए बायनोमियल नॉमेनक्लेचर के बारे में, जो जरूरी है आप लोग के लिए, ध्यान से सुन लीजिएगा इसको। तो सबसे पहले जो है बायनोमियल नॉमेनक्लेचर में बात आती है लैटिन लैंग्वेज की। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि बायनोमियल नॉमेनक्लेचर में हम लैटिन लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं, किसमें, नेमिंग करने में, यानी कि किसी भी ऑर्गेनिज्म को नाम देने में। ठीक है, तो उसमें हम जो नाम दे रहे हैं वो किसमें दे रहे हैं बेटा, लैटिन लैंग्वेज में ही दे रहे हैं। ठीक है ना, तो कोई भी स्पेशीज को अगर हम नाम दे रहे हैं, चाहे वो कोई भी हो, प्लांट स्पेशीज, एनिमल हो, इंसेक्ट हो, व्हाटएवर, तो उसमें जो भी हम स्पेशीज को नाम देंगे वो लैटिन लैंग्वेज में ही उसका नाम दिया जाएगा। ठीक, अच्छा, लैटिन लैंग्वेज का ही इस्तेमाल क्यों करा गया, क्योंकि देखो पहले जो है जब स्टार्टिंग में जो साइंटिस्ट वगैरह थे वो उस टाइम पर लैटिन का ही इस्तेमाल करते थे ज़्यादातर, मतलब उस टाइम पर काफ़ी मतलब जो डिस्कवरीज हुई थी, तो वो डिस्कवरीज में जो साइंटिस्ट थे वो लैटिन को ही प्रेफर करते थे। पुराने ज़माने की बात बता रहा हूँ आपको, 400 साल पहले, 500 साल पहले की। ठीक है, और दूसरी बात ये है कि जो लैंग्वेज है लैटिन, ये नेटिव लैंग्वेज नहीं है, मतलब ये एक तरह से डेड लैंग्वेज मानी गई, मतलब ये इस्तेमाल नहीं होती। ठीक है ना, तो उसमें जो भी आप यहाँ पर अगर देखें कि कंट्री वाइज ना हो लैंग्वेज को लेकर के, तो साइंटिस्ट ने ये एक राय बनाई, एक बात ये बनाया कि हमें एक ऐसी लैंग्वेज को सिलेक्ट करना चाहिए जो नेटिव ना हो, कहीं पर यूज ना की जाती हो, पहले इस्तेमाल में थी लेकिन अब वो नेटिव लैंग्वेज के तौर पर यूज नहीं हो रही है। तो और फिर वोकैबुलरीज में अगर देखा जाए तो शब्दावलियां थी वो भी हम कहीं ना कहीं वो परफेक्ट मैच करती थी, कहीं ना कहीं परफेक्टली चीजों को अच्छी तरीके से समझा सकती थी अदर देन द अदर लैंग्वेज। ठीक है, तो इसलिए लैटिन लैंग्वेज का नाम इस्तेमाल किया गया, एक तो क्योंकि ये यूज में कब बंद हो गई थी, डेड लैंग्वेज में आ गई थी। ठीक है, और दूसरी बात इसमें जो शब्दावलियां थी, जो वोकैबुलरीज थी, वो जो थी वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड थी, क्योंकि अब उसका ज्यादा इस्तेमाल तो होता नहीं था, तो एक पर्टिकुलर लैंग्वेज बना दी गया साइंटिफिकली कि हाँ भाई अब लैटिन लैंग्वेज को हम साइंटिफिकली लैंग्वेज बना करके इसी को यूज करेंगे वर्ल्ड वाइड, ताकि कोई भी कंफ्यूजन ना हो, किसी भी कंट्री की जो नेटिव लैंग्वेज है उससे ये कहीं मेल खाती नहीं, इसलिए ये बिल्कुल अलग रहेगी, अलग तरीके से इसकी एक पहचान बन जाएगी, और इस तरह से कंफ्यूजन खत्म हो जाएगा अमंग द साइंटिस्ट, यानी कि साइंटिस्टों के बीच में। ठीक, दूसरी बात यहाँ पर आप देख लो, यूनिक नेम्स की बात आ रही है, जो रूल आता है बायनोमियल नॉमेनक्लेचर के लिए कि हर एक स्पेशी के लिए, हर एक प्रजाति के लिए स्पेसिफिक क्या होगा, यूनिक नेम होगा। ठीक है, यानी कि यूनिक आइडेंटिटी होगी उस प्रजाति की बाय द यूनिक नेम। ठीक है ना, ये बात याद रखना। ठीक, अच्छा, फिर जीनस एंड स्पेशीज में देख लें तो जीनस नेम मस्ट बी अकम्पनीड बाय स्पेशीज नेम, यानी कि जो जीनस का नाम है, यानी जो वंश है वो उसके साथ साथ
प्रजाति का नाम भी जुड़ा हुआ होना चाहिए। मतलब ये चीज जरूर याद रखना है, ये रूल है, नियम बनाया हुआ है किसके लिए, द्विपक्ष नामकरण के लिए, यानी कि बायनोमियल नॉमेनक्लेचर के लिए। ठीक है, तो ये सब चीजें ऑलरेडी साइंटिस्ट ने बता रखी है हमें, हम इसी को ही फॉलो करते हैं, इसी रूल्स को देखते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं। ठीक है, तो ये भी पॉइंट क्लियर हो गया कि जीनस के साथ ही स्पीशीज का नाम आपको जुड़ा हुआ दिखाई हर जगह देगा। फिर कैपिटलाइजेशन की बात कर लें, तो जैसा कि अब पहले भी बताया जा चुका अभी, तो उसमें बताया क्या गया कि जो जीनस नाम होगा वो हमेशा बड़े लेटर में, जो पहला अक्षर होगा उसका पहला लेटर जो होगा वो कैपिटल लेटर में ही होगा, किसका, सिर्फ और सिर्फ जीनस का। लेकिन जबकि स्पीशीज का कैपिटल नहीं होगा, स्मॉल लेटर में ही लिखा जाएगा। मैं अभी समझाया मैंने आपको। अच्छा, इटैलिसाइजेशन की बात करें तो इटैलिसाइजेशन का मतलब क्या हो गया कि इटैलिक्स की फॉर्म में, यानी कि हल्का सा तिरछा। ठीक है, क्यों, यहां पर ये बात हमेशा अक्सर बच्चे समझ मतलब कंफ्यूज हो जाते हैं। इटैलिक्स में इसलिए लिखा जाता है ताकि थोड़ा सा, क्योंकि हम लोग अपना लिखते ही हैं, आपने देखा कंप्यूटर में देखा होगा कि नॉर्मल एरियल की तरीके से जो है आपके जितने भी बुक्स वगैरह में आप देख लो, जो भी मतलब उसमें जो प्रिंटेड है वो सब आपका नॉर्मल लेटर्स में है। ठीक है ना, लेकिन अगर इटैलिक्स में लिखा जाएगा तो हल्का सा टिल्ट हो जाएगा। तो टिल्ट का मतलब क्या होगा कि हाँ भाई ये स्पेसिफिक है, किसी चीज के लिए, किसी ऑर्गेनिज्म के लिए, किसी वंश या उसकी प्रजाति के लिए नाम पर्टिकुलर दिया गया है, तो उसे इटैलिक्स कर दिया गया, हल्का सा टिल्ट फॉर्म आ जाती है, वो आप देखोगे, चेक कर लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अब वो इसलिए कर दिया गया ताकि वो दूसरे से अलग दिख सके और आप इजिली समझ सको कि हाँ भाई ये कोई साइंटिफिक नेम है, ना कि कोई सिर्फ कॉमन नेम। ठीक है ना, तो ये चीज आपको समझ में आ जाना चाहिए। तो यहां तक आपके ये रूल्स आ गए, 5 रूल्स बता दिए गए बायनोमियल नॉमेनक्लेचर के। अब इंपॉर्टेंस की बात कर लेते हैं, क्या भाई इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, यानी कि इसकी महत्वता क्या है, क्या इंपॉर्टेंस है, क्या महत्व ये रखता है, कौन, बायनोमियल नॉमेनक्लेचर। तो यूनिवर्सल अंडरस्टैंडिंग, जैसा कि अभी मैंने आपको स्टार्टिंग में लैटिन के बारे में भी बताया था, तो ये कहीं ना कहीं आप अगर देखें तो जो बायनोमियल नॉमेनक्लेचर है ये वर्ल्ड वाइड जो है वो क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है समझने के लिए। ठीक है, यानी कि यूनिवर्सल अंडरस्टैंडिंग जो आ रही है किसी भी स्पेशीज के नाम को लेकर के, ठीक है, वो ये समझ में आ जाएगी कि हाँ भाई ये मैंगिफेरा इंडिका जो है ये पर्टिकुलर मैंगो के लिए ही बोला गया है और किसी भी वंश के लिए नहीं बोला गया, किसी कुत्ते बिल्ली के लिए नहीं बोला, किसी पेट्स के लिए नहीं बोला, किसी जानवर के लिए नहीं बोला, किसी दूसरे पर्सन या ह्यूमंस के लिए नहीं बोला। मैंगिफेरा इंडिका सिर्फ और सिर्फ किसको बता रहा है, ये बता रहा है सिर्फ मैंगो की प्रजाति को ही, मैंगो को ही बता रहा है, मैंगो के वंश को बता रहा है। तो ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट एक्यूरेट आइडेंटिफिकेशन। जैसे अभी मैंने आपको बताया तो कहीं ना कहीं यूनिवर्सल अंडरस्टैंडिंग में आइडेंटिफिकेशन भी आ गया, जैसा भी मैंने बताया मैंगिफेरा इंडिका, मैंगो। तो जब ये सारी चीजें आपके सामने आती हैं, जब आप रूल्स के अकॉर्डिंग चलते हैं, तो जब आपके सामने कोई प्रजाति आ गई, ठीक है ना, वंश और प्रजाति आ गया, तो आप समझ जाओगे कि हाँ भाई ये चीज ये है। ठीक, जैसे होमोसेपियंस क्या है, इंसानों के लिए है। ठीक है, तो आपके सामने एक्यूरेट आइडेंटिफिकेशन आ गया कि यस होमोसेपियंस इज ओनली फॉर द ह्यूमंस, नॉट फॉर द एनिमल्स या नॉट फॉर द अदर टाइप ऑफ, कुछ भी कह सकते हो, ऑर्गेनिज्म। ठीक है, अच्छा, फिर उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन एंड क्लासिफिकेशन की बात कर लेते हैं। तो थर्ड इसका इंपॉर्टेंस बायनोमियल नॉमेनक्लेचर का क्या है कि ऑब्वियस सी बात है, मैं आपको शुरू से बताता आ रहा हूं जब से ये चैप्टर चालू हुआ है कि मेन किसी भी जीव को वर्गीकृत करने के लिए उसका पहचानना जरूरी है। ठीक है ना, आइडेंटिफिकेशन बहुत जरूरी है और ऑर्गेनाइजेशन होना भी बहुत जरूरी है, यानी कि वो किस तरीके से समूह में रहेगा, किस तरह से दूसरे प्रजातियों के साथ व्यवहार करेगा, आपको हायरार्किकल जो मतलब व्यवस्थित आप ये कह सकते हैं कि कैसी व्यवस्था होगी, मतलब हर चीज इसी के अंदर आ जाती है कि बायनोमियल नॉमेनक्लेचर हमें ये भी बताता है कि ऑर्गेनाइजेशन कैसा होगा और उसका वर्गीकरण कैसा होगा, मतलब ये भी बायनोमियल नॉमेनक्लेचर में हमें देखने को मिलता है। ठीक है, यानी कि हम एक तरह से ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं, एक मतलब व्यवस्था में ला रहे हैं। ठीक है, बायनोमियल नॉमेनक्लेचर की हेल्प से अलग अलग ऑर्गेनिज्म को एक साथ ला करके क्लासिफाई भी कर रहे हैं। ठीक है ना, तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं बायनोमियल नॉमेनक्लेचर में आपको देखने को मिलती है। तो ये इंपॉर्टेंस भी हो गया, रूल्स भी हो गया। उम्मीद करता हूँ बच्चों समझ में आया होगा और आपके अपने चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें
और कमेंट में अपनी राय जरूर दें। कोई भी क्वेरी है कमेंट सेक्शन में ड्रॉप करें, आई विल आंसर फॉर दैट। ठीक है, और थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। ओके स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।